तो जब करंट किसी कंडक्टर से पास होती है एंड वी लेट इट पास फॉर लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम तक हम उसको पास कराते जाएं, तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट डेवलप हो जाती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वी कैन पेन इट डाउन। व्हेन in electric current is allowed to pass through a conductor for long। फॉर लॉन्ग मतलब डिस्टेंस वाला लॉन्ग नहीं है, ये टाइम वाला लॉन्ग है। फॉर लॉन्ग द कंडक्टर बिकम्स heated up। This phenomenon is known as heating effect of electric current। सिंपल सी लैंग्वेज में एक सिंपल सी डेफिनेशन है, 10th में भी इवन हमने पढ़ी थी इसको। अब हमें इस हीटिंग इफेक्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करना है। देखो, इसके लिए इमेजिन करेंगे हम एक कंडक्टर। अच्छा, उससे पहले, उस फॉर्मूले से पहले कि ये हीट डेवलप होती ही क्यों है, कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कंडक्टर फॉर लॉन्ग, उसको जब पास कराते हैं तो हीट आई कहां से? क्योंकि हीट तो एनर्जी है और एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। हमें पता है ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी में बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। हीट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। हीट मतलब एनर्जी, तो ये हीट एनर्जी आई कहां से? तो बेटा होता क्या है, व्हेन वी वर स्टडीइंग the cause of resistance, if you remember what was the cause of resistance, कि जो ये आपके कैटायंस हैं, मतलब एटम्स से जब इलेक्ट्रॉन निकल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कैटायन बचे ना एक कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो इट कीप्स कोलाइडिंग विद दीज कैटायंस, टकराता रहता है, चलता रहता है। तो इन एवरी कोलिजन, before collision it was moving, means it was having speed, means it was having energy. What kind of energy? Kinetic energy. Just after the collision, for a very small duration of time, although, but yes, it will come to rest. रुक गया ना, तो what happened to its kinetic energy? वो kinetic energy उसकी heat में convert हो गई। फिर वो चला तो उसको फिर दोबारा वो जो काइनेटिक एनर्जी मिली, वो कहां से मिली? क्या वापस हीट फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई? नहीं जी, हीट एनर्जी तो बस गई, रिलीज हो गई, वो तो उड़ गई। तो बाद में उसको काइनेटिक एनर्जी अगले कोलिजन के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा है? उसको काइनेटिक एनर्जी ये सेल दे रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा, सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स की जो केमिकल एनर्जी है, chemical energy of electrolyte, that is being converted into the kinetic energy of electrons। वो chemical energy electrons को चला रही है, kinetic energy of electrons, and then due to the collisions that kinetic energy is getting converted into the heat energy। ये है रीजन हीट एनर्जी का। तो लिख लेते हैं इसको भी, चलिए। Actually chemical energy of electrolyte of the cell, या तो खाली सेल लिख सकते हैं या यूं भी लिख सकते हैं, electrolyte of the source of EMF। तो source of EMF सेल ही तो होता है। तो एक्चुअली केमिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ मींस सेल।
will first make the electrons move। यही तो इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइविंग फोर्स दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहा है। Make the electrons move means what? Means converting its chemical energy to kinetic energy of electrons. And then each electron undergoes collision with atoms, or what can we say, ions. Of the conductor. Hence, converting its kinetic energy to heat energy। तो बेटा ये रीजनिंग क्लियर हुई कि आ कहां से रही है ये हीट एनर्जी, तो एक बड़ी लंबी साइकिल है, तो उसका फाइनल कन्वर्जन हीट एनर्जी में हो रहा है। ओके, अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए यही कॉन्सेप्ट काम में आता है। तो मान लीजिए ये जो कंडक्टर था, चलो इसकी शेप आगे बनाते हैं, ये क्योंकि आप ड्रॉ भी कर लेना, पिछले वाले डायग्राम को तो चाहे ड्रॉ मत करना, इसको ड्रॉ कर लेना। आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, हाउ मच अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, वी पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एंड सपोज दीज आर n इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग, सो टोटल चार्ज q यानी होगा ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम देख चुके हैं टोटल चार्ज। तो बेटा जी हमें पता है, जब हमने सबसे पहले जब हमने पोटेंशियल फर्स्ट यूनिट में पोटेंशियल चैप्टर पढ़ा था, तो we have noted this that the potential difference may be defined as work done in shifting a charge from one point to another, a unit positive charge। तो मैं यहां पर कितना चार्ज शिफ्ट कर रहा हूं, q, तो q चार्ज को शिफ्ट करने में मान लीजिए वर्क हुआ w, तो सिंगल चार्ज को शिफ्ट करने में कितना w बाई क्यू, तो यानी कि q चार्ज को शिफ्ट करने में टोटल वर्क कितना q इंटू वी, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज द वर्क डन बाय द सेल बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ अपने क्यू चार्ज को इतने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस पास कराने में कितना काम कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, दैट इज क्यू वी। वी कैन मेक इट इक्वेशन नंबर 1। एंड उसके बाद हमने देखा था कि ये जो फ्लो, जो चार्ज फ्लो हो रहा है वही तो इलेक्ट्रिक करंट भी बनाता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसको यूज करके बेटा Q का फॉर्मूला क्या आ गया, I इंटू टी। सो यूजिंग, सर एक तो पीछे कर दो पहले, लो सर एक बार इससे भी कर दो पीछे, इससे भी, ओके सर कर दो आगे, दिस वन, यस सर ये भी हो गया इससे आगे।
एसएस ले लिया। ओके, ऑल डन। वानी, साशा, साशा, सृष्टि, वानी सभी है ना? है। यस सही हो गया। ठीक है। ओके, सो यूजिंग आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो यूजिंग 1 एंड 2, बेटा 1 क्या था, W इक्वल टू क्यू वी, और Q को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 2 से। Q इज आई टी, सो W इज इक्वल टू आई टी वी, और अगर प्रॉपर लैंग्वेज में लिखें तो वी आई टी। एंड व्हाट इज दैट, दिस इज द वर्क डन बाय द सेल, जो इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी खर्च कर रहा था। और अल्टीमेटली ये वर्क डन या ये एनर्जी जो है ये किस में कन्वर्ट हो जानी है, यही तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होनी है। तो फाइनली एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, दिस वर्क डन बाय द सेल will be converted into the heat energy liberated in that कंडक्टर। तो बस W की जगह क्या लिख देंगे, H। so this is the expression for the electric energy or heat energy consumed or liberated in a conductor when I current passes through a conductor across which we have applied V potential difference and the current is passed for a time t, then the heat energy liberated is this। उसके बाद हम इसको अदर फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ आई यूज ओम्स लॉ हियर, तो H क्या होगा, अच्छा सॉरी पहले तो ओम्स लॉ यूज करें ना, यहीं यूज कर लेते हैं। यूजिंग ओम्स लॉ, व्हाट इज V, V इज इक्वल टू बेटा होता है आई आर, तो V को रिप्लेस मार दो यहां से। सृष्टि आप लीव कर गए थे, गलती से हो गया था। हाँ, तो यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, तो H इक्वल्स टू वी आई टी था ना, तो V की जगह आई आर और वी आई टी मतलब आई टी अगेन, तो अल्टीमेटली इट बिकम्स H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अनदर फॉर्मूला। और यूजिंग, तो बेटा ओम्स लॉ से I भी तो रिप्लेस कर सकते थे, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो अगर मैं I को रिप्लेस करूं, अब H का फॉर्मूला, H होता था वी आई टी, तो वी आई, आई की जगह V बाई आर इंटू टी। तो नाउ व्हाट्स दैट, तो ये तीन फॉर्मूले बेटा हीट के हुए। मैं फिर से अगर इनको एक साथ लिख दूं तो दिस। अब इनमें से हमें न्यूमेरिकल में कौन सा यूज करना है, ये बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कभी कभी। तो पहली तो बात बड़ा ही एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा, मान लीजिए न्यूमेरिकल में मैंने आपको करंट दिया है कि कितना करंट कितने रेजिस्टेंस से कितने टाइम के लिए पास हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला यही तो लगाओगे ना, जो आई आपको दे रखा है, आर आपको दे रखा है, टी आपको दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है आई स्क्वायर आर टी ही तो यूज करोगे, वी आई टी थोड़ी यूज कर लोगे, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी थोड़ी यूज कर लोगे। तो पहली तो बात कि जो डाटा आपको गिवन हो उसको ध्यान से देखिए, उस डाटा को रिस्पेक्ट दीजिए और उस डाटा को ही यूज करते हुए वही फॉर्मूला अप्लाई करें, पहली बात। दूसरी बात, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट
क्लू आपको दे रहा हूं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? करंट. When we put a few resistors in series combination, what remains the same? So हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? आई स्क्वायर आर टी. मोस्टली यदि कुछ अप्लायंसेस, कुछ रेसिस्टर्स आपको सीरीज में गिवन है तो हर एक के अक्रॉस अलग अलग हीट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आई स्क्वायर आर टी, बिकॉज आई विल बी सेम इन ऑल ऑफ देम. और आर आपको दे रखा होगा, टाइम सेम रहेगा. सो इन सीरीज एज करंट आई रिमेन सेम, सो we should use I square RT. दूसरा कॉन्सेप्ट पैरेलल. बेटा पैरेलल में क्या सेम रहता है? V पोटेंशियल. In parallel, as voltage remains the same, ठीक बेटा, ये पेज हो गया. Yes, sir. तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हीट के हुए. एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, इन तीनों में से जो आई स्क्वायर आर टी है इसको एक और भी नाम से जाना जाता है. एक और इसका फेमस नाम है और वो क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो उसको हेडिंग की तरह से, मतलब एक हेडिंग डालकर तब एक्सप्लेन करेंगे. जूल्स लॉ of heating. According to it, if an electric current I passes through a resistance R for a time t, then heat generated in that resistance is given by H is equal to I square RT. तो फॉर्मूला तो कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमें पता है फॉर्मूला. बस हमने ये देख लिया कि इसका एक और भी नाम है, एक और स्टेटमेंट का ये हिस्सा है. किस स्टेटमेंट का? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का. नोटेड. सृष्टि गर्ग क्या कर रही है? आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है. तो पता नहीं आज खुद लीव हुई जा रही है बार बार मीटिंग. अच्छा हो गया सर ये. ओके, चलिए जी नेक्स्ट.
अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। द टाइम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब हीट एनर्जी हमको पता है, H उसका सिंबल है, टाइम हमने बोला T। तो क्योंकि H के 3 फॉर्मूले थे तो पावर के भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। इफ आई बिगिन विद VIT देन द पावर विल बी just VI। If I begin with I square RT, then the power will be I square R, and if I begin with then the power will be V square by R। तो जैसे हीट के 3 फॉर्मूले थे ऐसे ही पावर के भी 3 फॉर्मूले हैं। इनका भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। इन सीरीज मोस्टली P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, इन पैरेलल मोस्टली V स्क्वायर बाई R। और अब यहाँ से एक चीज और हमें अच्छी सी पता लगती है, क्या है वो? कि एज इन सीरीज हमने आपको बताया था कि सीरीज में कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, आई स्क्वायर आर। इसका मतलब इफ फ्यू रेजिस्टर्स, इफ फ्यू अप्लायंसेस आर पुट हैव बीन पुट इन सीरीज, तो पावर डेवलप्ड रेजिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, सेम रहता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा उसके अक्रॉस पावर जनरेट होगी। एंड इन पैरेलल हम देख चुके हैं पैरेलल में फॉर्मूला कौन सा यूज होना चाहिए। तो इसका मतलब इफ फ्यू रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल देन द पावर कंज्यूम्ड across each will be depending inversely on the value of resistance। रेसिस्टेंस जितना ज्यादा पावर उतनी कम, रेसिस्टेंस जितना कम पावर उतनी ज्यादा। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करता हूं, जो भी अभी बताया ना लास्ट की 2 लाइन ने, उसके ऊपर बेस्ड। पहले तो ये देखते हैं कि हाइड तो नहीं हो गया मामला। नहीं, विंडो अब हाइड नहीं कर रही है, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा ये बताइए, जो हमारा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो आपके रूम का इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपका बल्ब, आपका फैन, आपका एसी लगा हुआ होगा, टीवी लगा होगा, जो भी आपके रूम में लगा हुआ है, ये किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? इज इट सीरीज और पैरेलल? सर सीरीज। सीरीज, बहुत खूब।
तो यानी कि घर में अगर 220 वोल्ट आती है तो सीरीज में तो सारा वोल्टेज बढ़ जाता है। मान लीजिए 10 अप्लायंसेस लगा दिए और हर एक को अक्रॉस बराबर वोल्टेज मिलती है, तो 220/10 22 वोल्ट मिलेगा सबको। It is parallel. Why parallel? Because so that every appliance may get the same voltage which is entering into your house. If it is 220 volt, so every appliance should get the same voltage, 220 volt. So necessarily mandatory है ये कि वो parallel ही होना चाहिए और कुछ हो ही नहीं सकता। As we know, in an household, electric circuit all the appliances are joined in parallel. रीजन भी बता देते हैं, so that each get same voltage. तो उनको पैरेलल में लगाते हैं तो बेटा उनके लिए पावर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये जो हमारे पास V V²/R रहेगा ना। तो यानी कि जो हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और डिवाइसेस होते हैं, उनकी पावर उनके रेजिस्टेंस पर इनवर्सली डिपेंड करती है। सो आउट ऑफ 100 वॉट बल्ब, आपके घर में एक 100 वॉट का बल्ब लगा है। आजकल बल्ब होता नहीं वैसे, अब तो एलईडी ने रिप्लेस कर दिया है सबको, मान लो फिर भी है। आउट ऑफ 100 वॉट बल्ब एंड आ 2 किलोवाट गीजर, 2 किलो का मतलब क्या होगा बेटा? 2000 वॉट। डैश हैज मोर रेजिस्टेंस। बताओ हीट किस में ज्यादा डेवलप हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, गीजर में पानी बॉईल कर देता है कुछ ही देर में, बल्ब पर पानी थोड़ी बॉईल कर सकते हो। इसका मतलब हीट डेवलप किस में ज्यादा हो रही है? गीजर में। तो बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा? क्या लगता है गीजर का ही होगा ज्यादा हीट, ज्यादा रेजिस्टेंस? नहीं, उल्टा है, बल्ब का ज्यादा होगा। डू यू एग्री विद मी? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. एग्रीड। वानी कुछ कह रही थी शायद। सर लेकिन कैसे, मतलब जब हीट उसके पास ज्यादा है। ये देखो P, ये ऊपर देखा ना बच्चे हमने फॉर्मूला क्या है बेटा? P अगर इनवर्सली डिपेंड कर रही है तो H हीट भी तो इनवर्सली डिपेंड कर गई ना पैरेलल में। Yes, sir. Okay, sir. अब तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे ना इस कॉन्सेप्ट पर? No, sir. तो यानी कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ गड़बड़ हुई, कोई रायता फैल गया जिसके कारण आपको इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ा। आपके यहाँ इलेक्ट्रीशियन आया, गीजर वगैरह ठीक करके गया, फूक वूक गए थे और सर्किट में कुछ पता नहीं क्या करके गया। बेवकूफ था कोई, कोरोना टाइम का पढ़ा हुआ बच्चा था, उसने क्या किया, जो आपका गीजर था, ऐसा सब लिखता है गीजर, ये गीजर था और बाथरूम में ही आपके बल्ब भी लगा था,
उन दोनों को पैरेलल की बजाय सीरीज में कर गया बेवकूफ। ठीक, तो बताओ दोनों में से हीट किस में ज्यादा डेवलप होगी? आप कहेंगे गीजर में। गीजर तो गीजर है, यही कहोगे बेटा, लेकिन सीरीज में, क्योंकि सीरीज में जोड़ दिया ना, तो सीरीज में तो क्या देखा नहीं था हमने कि पी तो आर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, और सृष्टि के लिए मैं बताऊंगा कि जो पावर का रिलेशन वही हीट का भी। और अगर मैं बात करूं आर जी मतलब आर ऑफ गीजर और आर बी मतलब आर ऑफ बल्ब, तो दोनों में से किसका ज्यादा था? अभी पीछे देखा था हमने, बल्ब का रेजिस्टेंस गीजर से ज्यादा था ना, क्योंकि पैरेलल में लगना होता था, लेकिन वो बेवकूफ तो लगाएगा सीरीज में। तो ज्यादा किसका है? बल्ब का। तो हीट किस में ज्यादा डेवलप हो जाएगी? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा? यस सर। यस सर। याद रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो गया बेटा ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, हमें जो चीज़ जितना छोटा लगता है ना कि बस ये तो बस एम ही है, मैंने यही कहा था कि इसके तो न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम डिटेलिंग करने बैठते हैं ना, हर चीज़ की डिटेलिंग। हाँ बता रहा हूँ। अब कौन छोड़ गया था? सृष्टि छोड़ गई थी फिर। इससे भी पीछे दिखाना है क्या? यस सर, एक बार हो गया सर। ये वाला भी? यस सर। हाँ जी, तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल मतलब जिस यूनिट में हम उसको खरीदते और बेचते हैं। तो बेटा जी हमको पता है कि इलेक्ट्रिक पावर का क्या फॉर्मूला है? दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या बन गया फॉर्मूला? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सिंपल सी बात है। ओके, अब if power is in watt and time is in second,
देन यूनिट ऑफ एनर्जी, बड़ी आसान सी बात है बेटा, क्या होगी? पावर के लिए वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम के लिए सेकंड, एंड वॉट इनटू सेकंड तो सबको पता ही होगा, दैट इज सिंपली जूल्स, वॉट इनटू सेकंड. बट if we take power in kilowatt and time in hours, then what will be the unit of energy? बताओ क्या होगी? पावर के लिए वॉट नहीं किलो वॉट, टाइम के लिए सेकंड नहीं आवर्स, तो ये कहलाती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या एक और भी नाम है इसका BOT, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और ये क्या कहलाएगा? KWH, किलो वॉट और इनटू आवर्स को इन शॉर्ट हम बोल देते हैं बेटा KWH. ये है कॉमर्शियल यूनिट, ये है ट्रेड यूनिट, ट्रेड मतलब बिजनेस. और सिंपली हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि 1 यूनिट, हम बात करते हैं ना घरों में कि कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गई घर में हमारे, कितने यूनिट खर्च हो गई, तो कितने यूनिट का मतलब होता है ये. अगर हमने कहा कि आज हमने एक दिन में 10 यूनिट खर्च कर दी हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर दिखा रहा है 10 यूनिट खर्च हो गई हैं, तो 10 यूनिट का मतलब 10 किलो वॉट आवर्स हैव बीन कंज्यूम्ड. ठीक, तो 1 किलो वॉट आवर में जूल्स कितने होते हैं? अगर मैंने कहा कि 1 किलो वॉट आवर यानी कि 1 यूनिट खर्च हुई मेरे घर में 1 घंटे में, तो बताओ जूल्स कितने खर्च होंगे? तो इसके लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, कन्वर्ट 1 किलो वॉट आवर, या यूं भी बोल सकता है कि कन्वर्ट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या कन्वर्ट 1 किलो वॉट आवर इनटू जूल्स. तो करते हैं कन्वर्ट, बड़ी आसान सी बात है कि 1 kWh इज इक्वल टू 1 kW मतलब किलो वॉट इंटू 1 आवर. तो 1 किलो वॉट मीन्स हो गया 1000 वॉट, और आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 60 मिनट और 60 सेकंड. तो ये हो गया आपका 36203050. और मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि 1 kWh, 36 को भी 3.6 लिख सकता हूं, तो 10 की पावर 5 ऑलरेडी हो रही थी, एक और बढ़ जाएगी जूल्स. दैट्स ऑल. तो देखो यदि 1 यूनिट हमारे घर में खर्च होती है तो जूल्स में कितनी एनर्जी खर्च होती है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 यानी कि 36000000. बहुत ज़्यादा हो गई. 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में केवल इतनी सारी एनर्जी खर्च होती है. पिछला पेज हो गया था, रहता है. डन है. सर दिखा दो. ओके. ओके सर. तो अब इसका एप्लीकेशन क्या आता है जरा उसको समझ लेते हैं. देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने करता हूं. मान लीजिए
अपने घर में लगे हुए एसी के कारण यू आर बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपके पापा ने आपको कहा है बहुत खर्चा हो रहा है बेटा, थोड़ा कंट्रोल करो। तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आप देखते हो कि कहाँ कौन सा अप्लायंस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहा है, किसका बिल ज़्यादा आ रहा है। तो आपने देखा अच्छा एसी लगा हुआ है लॉबी में, 2 टन का एसी लगा रखा है। चलो चेक करते हैं कि ये कितनी बिजली खर्च कर लेता है, कितना पॉकेट हमारी ढीली कर रहा है। तो 2 टन को यदि देखा जाए अप्रोक्सीमेटली इसकी वॉटेज होती है 2.5 किलोवाट। 2 टन किलोवाट में थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, 2.5 किलोवाट। ठीक, अब सपोज इट रन्स, थोड़ा गर्मी वाले दिनों की बात करते हैं, अगस्त सितंबर के महीने में ये चल रहा था 4 आवर्स पर डे। लॉबी में है तो लॉबी में कम ही बैठते हैं, 4 घंटे डेली चल रहा है। तो आपने सोचा कि अगस्त महीने का बिल बहुत ज़्यादा आया था, चलो चेक करते हैं कि एसी का कंट्रीब्यूशन उस बिल में कितना है। तो बेटा इन द मंथ ऑफ अगस्त हाउ मेनी डेज आर देयर, 31। तो बच्चों ये बताओ एनर्जी कितनी है। एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। पावर है 2.5 किलोवाट और टाइम है 4 आवर्स पर डे और 31 डेज, तो कितना हो गया, तो यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2.5 को 124 से, हाउ मच आई विल गेट, ये हो जाएगा आपका 248 और प्लस हो जाएगा 62, मतलब 10 और 10 11 3 310 किलोवाट आवर। यानी कि एक महीने में वो अकेला एसी कितने यूनिट्स पी गया, 310 यूनिट्स पी गया वो अकेला। तो बिल यदि बनाना हो एट द रेट, मान लो 7 रुपीज की 1 यूनिट है, तो कॉस्ट ऑफ रनिंग एसी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एट द रेट ऑफ ₹7 पर यूनिट कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 310, मतलब 2170 रुपीज आर being billed only for AC। समझ गए। तो पूरा बिल मान लीजिए आपके घर का आया है 4000, तो उसमें इस अकेले एसी का कितना योगदान है देख रहे हो। तो इस तरह से हम अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और ऐसा ही कोई न्यूमेरिकल आपको एग्जाम्स में भी मिल जाएगा। हमारी जो न्यूमेरिकल की असाइनमेंट शीट है आखिरी चैप्टर की, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स उसमें हमने रखे हैं आपके लिए, जिनको कि हम करेंगे शुरू कल। सर एक बार पीछे कर दो। हाँ जी, ओके सर। डन एवरीबॉडी। प्लीज सर आगे भी कर दो एक बार। ओके सर हो गया। यस सर डन। वानी डन। यस सर। गुड। तो चलिए फिर आज का काम यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं कल 1:30 बजे। ठीक है बेटा, तो कल न्यूमेरिकल्स कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, हो ही जाएंगे मतलब, तो ताकि हम बस अब नेक्स्ट टर्न से शुरू कर पाएँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक